गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कल की क्लास से संबंधित है। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की थी, राष्ट्रपति की शक्तियां। चूँकि राष्ट्रपति की शक्तियां काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसलिए दो पार्ट में हम लोगों ने इसे बनाया है। कल हम लोगों ने कुछ बात की थी कार्यपालिका शक्ति से, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उससे रिलेटेड। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट पावर्स है, नियुक्ति संबंधी जो राष्ट्रपति की जो पावर्स है उससे संबंधित। इसी तरीके से कुछ आयोगों का गठन से संबंधित उनकी पावर है। और मिलिट्री पावर्स है जिसे हम सैनिक शक्ति के रूप में जानते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, कुछ राजनयिक जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। इसी तरीके से कुछ लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं, जो विधायी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो अध्यादेश से संबंधित बात करेंगे, उनके नियम बनाने के संबंध में बात करेंगे, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के बारे में बात करेंगे, और जो वित्तीय शक्तियां हैं या न्यायिक शक्तियां हैं या आपातकालीन शक्तियां हैं उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो आज की क्लास है वो राष्ट्रपति की शक्तियां भाग 2 से संबंधित है। आप भाग 1 को भी देखें। कौन कौन से टॉपिक ले रहे हैं? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको पता होगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कैसा होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? वैसे ही होता है भाई जैसा संसद द्वारा कोई कानून पास किया जाता है ना, सेम वैसे ही करता है। लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी किया जा सकता है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया संसद जो है उसका सत्र जो है वो चल नहीं रहा है और कानून पास नहीं कराया जा सकता है, और सरकार को ये लगता हो कि इस समय पर ये कानून लाना ज़रूरी है ना, तो क्या होगा? अध्यादेश का प्रयोग किया जाता है ताकि संसद के विश्रांति काल में भी जो है प्रभावी कानूनों को बनाए रखा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ जो सरकारें हैं, है ना, वर्तमान भी हो सकती है और जो पुरानी चली गई वो भी हो सकती हैं, अध्यादेश ही जारी करती हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे हमेशा विश्रांति चल रहा है। संसद में विश्रांति काल ही चल रहा है, संसद सत्र चल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं MP MLA, है ना। ढूंढ लेना भैया अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को। तो संसद के विश्रांति काल में जारी किया जाता है ना। इसका प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट? यहाँ प्रभाव का मतलब एक तो वो था जो उसकी पावर है, कितनी पावर होती है वैसे ही जैसे संसद के द्वारा बनाई गई कानून की होती है, और दूसरा ये कितने दिनों तक अस्तित्व में रहता है। यहाँ पर प्रभाव कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो उसका अस्तित्व कितने दिन तक रहेगा। संसद द्वारा बनाया गया कानून तो हमेशा रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 6 महीने तक, केवल 6 महीने तक रह सकता है। यदि 6 माह के अंदर संसद इसे अनुमोदित न कर दे तो ये खत्म हो जाएगा, पर इस समय पर जो काम किए गए होंगे इस कानून के द्वारा वो बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद संसद अगर चाहे तो उसे अनुमोदित कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती है। अगर अनुमोदित कर दिया, उसको वापस रेटिफाई कर दिया या उसको अपने यहाँ पर पास करा लिया तो वो कानून का रूप ले सकता है। यदि संसद के अधिवेशन के प्रारंभ के बाद पहले जारी किए गए अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के 6 माह के अंदर संसद में पेश नहीं किया जाता है तो क्या होगा? अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, है ना। यदि संसद के एक सत्र, है ना, संसद का एक सत्र, एक सदन का सत्र चल रहा हो, मान लो एक बैठक चल रही है, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, और दूसरा जो सदन है उसका सत्र जो है स्थगित हो गया हो, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्यों 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 क्यों? सोचो भैया, सोचो। क्योंकि संसद में कानून पास कराने के लिए दोनों सदनों से कानून पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति उसे साइन करता है। इसलिए अगर संसद का एक सत्र चल रहा हो और दूसरा ना चल रहा हो तब भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति की राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो है कई 3-4 तरीके से नियम बना सकते हैं। क्या क्या नियम बना सकते हैं? राष्ट्रपति के नाम से जो किए जाने वाले और निष्पादित जो आदेश हैं तथा अन्य लिखित जो अधिप्रमाणित हैं
उनके संबंध में जो है राष्ट्रपति कुछ नियम बना सकता है। हाँ भाई, उसको अधिकार तो होना चाहिए, अगर वो अपने नाम से कोई काम कर रहा है तो फिर उसको कुछ ऑर्डर पास करने के कुछ नियम तो बनने चाहिए ना। दूसरा क्या है, राज्यसभा का जो सभापति है या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके परामर्श के द्वारा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ना, उससे संबंधित और उनमें परस्पर जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है उसके नियम भी राष्ट्रपति बना सकते हैं। कौन से नियम? ज्वाइंट सेशन के बारे में, है ना, संयुक्त बैठकों के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करता है, लेकिन, है ना, याद रख लेना। और जो परस्पर कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, है ना, उनसे संबंधित जो नियम प्रक्रियाएं हैं उसके लिए वो राष्ट्रपति जो है नियम बना सकता है। दूसरा, संघ या राज्य की जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी भर्ती और सेवा की शर्तों को जो है रेगुलेट करने के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही साथ अगर हम चौथे नियम की बात करते हैं तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है और जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों और कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं उसको भी रेगुलेट जो है करने वाले नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जा सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाने का मतलब है कौन सा? बताओ। आर्टिकल 53 में जो है नामित होता है क्या? राष्ट्रपति कार्यपालिका का नामित अध्यक्ष होता है, आर्टिकल 53, है ना। बल्कि वो आर्टिकल जो 74 और 75 में व्यवस्था दी गई है ना, क्या? मंत्रिपरिषद से संबंधित, उसी के द्वारा वो कार्य करने के लिए बाध्य होता है ना। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना जो है राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नियम है वो वही बनाते हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संविधान द्वारा जो है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान नहीं करी गई है, याद हो तो। उसमें कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन संविधान के अनुसार किए गए कार्यों तथा स्थापित परंपराओं के अनुसार अगर हम ये मान लें कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे कुछ काम हैं संविधान में जिसको वीटो मान सकते हैं भैया, है ना। वीटो मतलब क्या होता है? स्पेशल पावर, ठीक है, प्रिविलेज। तो इस प्रकार से प्रिविलेज जो है क्या है? 3 है। पूर्ण वीटो है, निलंबनकारी वीटो है। चलो इसे देखेंगे। पूर्ण वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और पॉकेट वीटो है, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। जो पूर्ण वीटो है वो क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति ना दे तो क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, विधेयक को अनुमति ना देना पूर्ण वीटो कहलाता है। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग जो है गैर सरकारी विधेयकों पर अनुमति प्रदान ना करके कर सकता है। ठीक है, गैर सरकारी विधेयकों पर। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, है ना। और गैर सरकारी विधेयक वो होते हैं जो सरकार में ना रहते हुए व्यक्ति द्वारा, जो MP MLAs होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो लाए जाते हैं, वो गैर सरकारी विधेयक होते हैं। तो उस पर वो पूर्ण अपनी वीटो कर सकता है। या फिर ऐसे विधेयक पर अनुमति ना देकर जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो जो विधेयक पर अनुमति देने से पहले ही त्यागपत्र देकर रफू चक्कर हो गई हो, और नई सरकार जो है विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश कर दे भैया कि वो वाला जो विधेयक है जो संसद ने पास कर दिया था उनके टाइम में, तो उसे हटाओ, है ना। तो राष्ट्रपति भी हटा देते हैं कि भैया ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। चलो अब आप बात करते हैं निलंबनकारी सस्पेंशन वीटो की, है ना। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए, निलंबित मतलब सस्पेंशन, लटकाने के लिए, सस्पेंशन कोई इतना भारी वर्ड थोड़ी है, या निलंबनकारी भी बड़ी इतना भारी नहीं है भैया, सस्पेंशन है, रखने के लिए अनुमति देने हेतु जो है अपने पास जो आया हुआ विधेयक है उसको संसद के पास वापस लौटा दे कि भैया इसे दोबारा विचार करो, तो तब ये कहते हैं हम कि सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो वीटो शब्द प्रयोग नहीं किया गया है संविधान के अंदर, वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है। आगे देखते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति जो है जब संसद द्वारा पारित करके कोई अनुमति के लिए भेजा गया विधेयक पर न तो अपनी अनुमति देता हो और न उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता हो, तो तब हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति ने भैया अपना जेब में रख लिया वो क्या, जो आपने ड्राफ्ट बनाकर भेजा था, है, जो संसद से पास कराकर जो विधेयक भेजा था, उसे राष्ट्रपति साहब जो है अपनी पॉकेट में रखकर घूमते रहते हैं। और तभी कहा जाता है कि ये जो है क्या है, राष्ट्रपति जी ने जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। इस वीटो का प्रयोग
आपको याद हो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1986 में जो संसद द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम था, बहुत फेमस है ना, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, उसके समय पर इसका प्रयोग किया था। राष्ट्रपति ने इस पर न तो अपनी अनुमति दी थी और न ही पुनर्विचार के लिए भेजा था। ठीक है, चलो अब्दुल कलाम साहब ने भी कुछ किया था, याद कर लेना भैया, 3 बार प्रयोग की गई हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो क्या हैं। तो राष्ट्रपति को जो है संविधान द्वारा कई वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई, जैसे धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को तभी लोकसभा में पेश किया जा सकता है कब, जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करे, नहीं तो नहीं भैया। तो अगर आपको धन विधेयक जो है पेश करना है, कहाँ, संसद के अंदर, लोकसभा में, है ना। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, याद रख लियो, आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, है ना, ऐसा करके बोला जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जाता है। पहले अनुमति लेते हैं फिर पेश किया जाता है। जिस विधेयक को प्रवर्तित कराने के लिए, है ना, भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़े, तो उस विधेयक को भी जो है संसद द्वारा पारित किया जाएगा। कब, जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए सिफारिश संसद से करे। ठीक है, तो संचित निधि से जितने भी खर्चे किए जाते हैं उस प्रकार के जो भी विधेयक होंगे वो कहाँ से आएंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के। ठीक है, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर उसको संसद के पटल पर रखना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, जिस कराधान में जो टैक्सेशन होता है, राज्य का हित हो, उस कराधान से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा में भाई, लोकसभा में, है ना। इस प्रकार के जो विधेयक होते हैं जिसमें जो टैक्सेशन से संबंधित होते हैं, जो राज्यों के हित से संबंधित होते हैं, उनको भी लोकसभा में पेश करते हैं। और इसके अलावा भी राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष जो है वित्त मंत्री के माध्यम से, है ना, वित्त मंत्री के माध्यम से, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे FM साहब, उनके माध्यम से जो है लोकसभा में बजट पेश करवाते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग का गठन भी करते हैं, है ना। वित्त आयोग क्या करता है, संसाधनों का बंटवारा, ठीक है, राज्यों के और केंद्रों के बीच में। ठीक, वित्त आयोग, है ना, याद कर लेना भैया, वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है वो पूछी जाती रहती है। उनके अध्यक्ष तो आजकल नहीं पूछे जाते, SSC बैंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को जो है उस पर किए गए जो भी रिपोर्ट होंगी वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है कि भैया ये रिपोर्ट जो है मेरे द्वारा गठित जो जो आयोग था जिसे हम वित्त आयोग कह रहे हैं ना, फाइनेंस कमीशन, तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट है, तो वो गठन भी करता है उसका, और उसके द्वारा जो रिपोर्ट आती है उसको भी राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में रखता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या है, न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है, जो अनुच्छेद 124 के अनुसार है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के जो अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी नियुक्ति के पूर्व वो क्या करता है बताओ, मुख्य न्यायाधीश से परामर्स करेगा। हाँ भैया, याद कर लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें पेपर में यही आती हैं, है ना। मुख्य न्यायाधीश की से कब परामर्श लेता है, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो। लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए बाध्य है या नहीं, पर बाद में इसके लिए जो है टिप्पणी दी गई है। ठीक है, जैसे 6 अक्टूबर 1993 को दिया गया एक निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उसको ही देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय जो है उसके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये क्लोजियम सिस्टम है ना, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग भैया। बाद में कुछ ऐसी नियुक्ति न्यायिक आयोग की स्थापना की थी सरकार ने, है ना, याद है ना कौन सा संशोधन था, हाँ याद कर लियो भैया, 99 या कौन सा था। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के
राज्यपाल से परामर्श करता है, ये बात याद कर लेना। जबकि जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करते समय वे भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल और साथ ही साथ उस संबंधित जो उच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। ठीक है, और इसमें भी जो है 6 अक्टूबर 1993 को जो है कुछ ऐसे ही निर्णय दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति क्या है? पार्डन पावर्स, है ना। तो इसकी जो बात की गई है वो आर्टिकल 72 में की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है अनुच्छेद 72 से संबंधित है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति क्या करता है, जो दंड के आदेश हैं उनको निलंबन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, उनका परिहार कर सकता है, उनका लघुकरण कर सकता है। इस प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं जो आर्टिकल 72 से संबंधित है। अब राष्ट्रपति जो है इस प्रकार की जो शक्ति होगी वो किस रूप में प्रयोग करेगा? क्षमा की या दोष सिद्धि के संबंध में निलंबन की या परिहार की या लघुकरण की शक्ति? तो सेना न्यायालय द्वारा जो दिए गए दंड हैं उनके मामले में इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है, या फिर जो मृत्यु दंड के मामले जो हैं, कोई भी मामला हो उसके संबंध में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, या उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंड के जो ऐसे आदेश हैं जिनके विषय जो है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। ठीक है, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, है ना, जहाँ तक कार्यपालिका शक्ति ने उसको विस्तारित किया वहाँ तक जो दंड दिए गए हैं उन सभी मामलों में जो है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दे सकता है। और जो क्षमा का मतलब है वो अपराध जो है उस दंड से मुक्ति प्रदान करना है। ठीक है, यहाँ पर ये याद कर लेना। क्षमा का मतलब क्या है? जो अपराध से दंड मिला है उससे मुक्ति प्रदान करना। और जो हमारा प्रतिलंबन है उसका मतलब है जो विधि द्वारा विहित दंड है उसके स्थायी स्थगन से है कि भाई अभी इसको हम स्थगित कर दे रहे हैं, परमानेंट। परिहार के अंतर्गत जो है उसकी प्रकृति में बदलाव किया जाता है। दंड की जो प्रकृति है ना, जो कठोर जो कारावास है उसको एक नॉर्मल कारावास में बदल सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से रूप बदल लिया जाता है। और लघुकरण का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, अकेला नहीं। इसमें वो अल्टीमेट नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा यदि इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किसके द्वारा करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसकी है भैया? न्यायालय की है, उच्चतम न्यायालय की, है ना। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय से अब हम बात करते हैं तीसरी जो न्यायिक शक्ति है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। कौन सा आर्टिकल है? कई बार पूछा गया, आर्टिकल 143, है ना। राष्ट्रपति को जब ऐसा लगेगा कि विधि या कोई और ऐसा कोई काम आ गया हो, ऐसा कोई प्रश्न हो या कोई उत्पन्न होने की संभावना ऐसे प्रश्न की जो प्रकृति में ऐसा हो या बहुत बड़ा महत्व का हो कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना जो है सही लगता है, समीचीन लगता है, तो तब उस प्रश्न का जो है उच्चतम न्यायालय राय मांग सकता है ना। किससे? कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से 143 के तहत, है ना। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। अब बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, है ना। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है भाई? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार के आपात भारत में घोषित किए गए हैं, जो आर्टिकल 352 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, है ना। तीनों के बारे में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। राष्ट्रपति आपात की घोषणा के संबंध में, है ना, जब राष्ट्रीय आपात हो, कब? सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, है, शस्त्र के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आंतरिक हो या फिर बाह्य हो, किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही हो या अपने देश में ही गृह युद्ध हो गया हो, और किस टाइप का? सशस्त्र विद्रोह के रूप में, तब हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के तहत कर सकते हैं। अब दूसरा जो आपात है वो है राज्य में संवैधानिक तंत्र, है ना। संविधान के अनुसार जो है किसी राज्य की सरकार का जो गठन है वो नहीं किया गया है, तो तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो उसको क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। मंत्रिपरिषद जो है केंद्र की वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी और वहाँ की जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया जाता है ना। राज्यपाल को ऑर्डर देंगे राष्ट्रपति जी कि भैया भंग करो, ये तो है असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक सरकार जो है आर्टिकल 356 के तहत आती है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात घोषित करने की, है। अभी तक भारत में दुर्भाग्य नहीं है हमारा ऐसा कि आर्टिकल 360 का प्रयोग किया गया है।
बाकी 356 तो चलता ही रहता है ना, और 2-3 बार इसका भी प्रयोग किया गया है 352 का। ठीक है, तो वित्तीय आपात घोषित करने की जो शक्ति है, जब सरकार को लगता है कि वो भैया किसी काम के लिए पैसा ही नहीं खर्च कर सकती, पैसा ही नहीं है सरकार के पास, उस कंडीशन पर आकर जो है आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति जो है घोषणा कर सकता है वित्तीय आपात की कि भैया अब जो है आप जो भी काम करेंगे, जो भी सरकारी काम कर्मचारी हैं जो भी काम करेंगे, उसके लिए सरकार वेतन नहीं देगी। तो फिर काम कैसे करेंगे, हैं? कैसे होगा भैया काम? अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? राष्ट्र भावना से ओतप्रोत व्यक्ति, है ना। इस प्रकार की बातें जो हैं राष्ट्रपति कह सकते हैं अपने भाषण में कि अब देश को आप सब लोगों की ज़रूरत है और आप इसमें सहयोग दें। तो ये बातें तभी होंगी जब वित्तीय आपात की घोषणा हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लकली हैं, बहुत भाग्यवाली हैं, क्योंकि अभी तक इस शक्ति का प्रयोग भारत में नहीं किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के कुछ प्रिविलेज भी हैं, कुछ विशेषाधिकार हैं। तो संविधान जो है राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्या? कि वो अपने पद पर जो है किसी कर्तव्य का अगर निर्वहन करते हैं, है? या कोई शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए ये काम कर लिया। ठीक है, तो वो संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी काम करेंगे उसको आप कोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिविलेज है। राष्ट्रपति, चलो अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी हैं हमारे कैसे हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है? संविधान की भावना और संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्होंने क्या सोचा होगा राष्ट्रपति को लेकर के। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान होगा। लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद जो 74 का 1 क्लॉज है तो उसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके काम के लिए उसका जो कृत्य है उसका प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। पिछली क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपने विवेक से भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों को कर सकता है। ऐसा पहले था भैया, अभी नहीं है। ठीक है, और इस प्रावधान के कारण जो है प्रथम प्रधानमंत्री ने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उनके बीच हिंदू कोड विधेयक जो आया था, हिंदू कोड बिल, और चीन के संबंध में आदि मामले ऐसे थे जिनमें मतभेद था, जिससे दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर। इसके बाद में हमने क्या किया? जो 1976 था, संविधान के इस प्रावधान को कायम रखा गया, परंतु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कौन सा है? अमेंडमेंट 42, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसने क्या किया? 74 का जो 1 क्लॉज था उसमें संशोधन कर दिया और व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, अब ये बात याद रखना, राष्ट्रपति को जो है बाध्य किया जाता है 74(1) आर्टिकल के तहत। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है 76 के बाद आई। ठीक, जब 42वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। चलो, अब आप समझ सकते हैं कि भारत में जो मंत्रिपरिषद है उसका पुनर्विचार के बाद सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बहुत रोचक है और बहुत ज्ञानवान है। आप बार बार इसे देखेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास फिर पसंद आई होगी। चलिए, एक पुनः इसी रूप में उपस्थित होंगे और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।